दोस्तों, एक लड़का जिसकी 4 बहनें होती हैं, 1 भाई होता है, माता-पिता होते हैं, कामकाज बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होता है और जब 2 बड़ी बहनों की शादी वो लोग करते हैं तो माता-पिता के ऊपर कर्ज़ा बहुत हो जाता है और उस कर्ज़े के दबाव में आकर जो पिता हैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। हालाँकि वो अपनी जो ज़मीन जायदाद है उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको नहीं बेचते, लेकिन अब इस सब का ज़िम्मा जो यहाँ वो बेटा होता है 18 साल का उसके ऊपर आ जाता है। दोस्तों, बेटे का नाम रवि होता है। बेटा अब यहाँ पर अपनी माँ के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करने लगता है। जो उसकी पढ़ाई होती है वो बस +2 तक होती है। उसके बाद उसे अपने छोटे 2 बहन भाई हैं उनके लिए कामकाज करना होता है। अब वो दिन रात मेहनत करने लगता है। पहले तो वो फल की सब्ज़ी लगाया करता, लेकिन फल की सब्ज़ी से उसका कामकाज अब नहीं चल पाता, तो वो एक फैक्ट्री में लग जाता है। वहाँ पर वो दिन रात मेहनत करता और अपने घर परिवार के लिए कामकाज किया करता। दोस्तों, जो उसकी 2 छोटी बहनें होती हैं वो पढ़ाई योग्य होती हैं, उनको पढ़ाता भी है, छोटा भाई है उसे भी पढ़ाता है और खुद दिन रात मेहनत करता है। जो माँ होती है वो भी बेचारी दूसरे के घरों में बर्तन साफ करके अपने घर का कामकाज किया करती। इसी तरह से समय बीत रहा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर छोटी बहनों की शादी की ज़िम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती है। अब वो छोटी बहनों के लिए रिश्ता देख लेता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो सामने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें दान दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस आपको इतना करना है कि जो हमारे बापूजी हैं उनके लिए 1 तोला सोना देना है और जो लड़का है उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1,51,000 रुपये नगद देने हैं। दोस्तों, अब वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि करूँ तो क्या करूँ? बापू ने आज तक ज़मीन को नहीं बेचा और तू अगर ज़मीन को बेचेगा तो तेरे लिए लोग बाग क्या-क्या सोचेंगे। तू अब इस ज़मीन को मत बेच, तू कुछ और मेहनत मज़दूरी कर। दोस्तों, वो लड़का जिस फैक्ट्री में कामकाज किया करता वहाँ पर अब वो ओवरटाइम भी करने लगता है। यानी कि जब पहले वो 8 घंटे की ड्यूटी किया करता, अब वो 14-14 घंटे की ड्यूटी करने लगता है और एक दिन वो अपने फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि साहब, मेरी 2 बहनों की शादी है और उनकी शादी के लिए मुझे कुछ एडवांस चाहिए। जो मालिक है वो मना कर देता है कि भैया, अभी हमारी कंपनी में मंदा चला हुआ है, हम आपको एडवांस नहीं दे सकते। दोस्तों, उसका एक मामा होता है, वो बड़ा ही धनी व्यक्ति होता है। अब वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्यों ना कुछ मामा से पैसा ले लिया जाए, मामा के पास चलते हैं। माँ भी कहती है कि भैया ठीक रहेगा, चल तेरे मामा के पास चलते हैं। अब वो अपने मामा के पास जाता है और मामा के पास जाने के बाद मामा का जवाब सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मामा कहने लगता है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, जबकि वो लड़का अपनी माँ के साथ मामा से भी ये कहलवा देता है कि मामा, अगर आपको पैसे देने हैं ना तो उनका मेरे से ब्याज ले लेना और मुझे अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। मामा के पास हालांकि पैसे होते हैं, मामा सोचता है कि ये गरीब है, कहाँ से पैसे देगा। दूसरे लोगों को तो वो लगातार पैसे दे रहा था, लेकिन अपने भांजे के लिए, अपनी बहन के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं होता। अब यहाँ पर माँ बेटा वहाँ से निराश होकर आ जाते हैं और शादी की डेट बिल्कुल अब नज़दीक पर आ जाती है। अब ये लड़का करे तो क्या करे? अब इसे वही सब सोचता है, क्यों ना अपनी ज़मीन को बेच दिया जाए। लेकिन इसकी माँ इससे कहती है कि बेटा, तेरे बापू ने आज तक ज़मीन को नहीं बेचा, अगर तू कुछ करना चाहता है तो इसको गिरवी रख दे, गिरवी को हम लोग मेहनत करके छुड़ा लेंगे, लेकिन तू इसको ज़मीन को मत बेच, तेरे बापू ने इस ज़मीन को नहीं बेचा कभी भी। तो यहाँ पर बेटे की भी समझ में आ जाता है। फिर गांव के ही एक जमींदार के पास वो लोग जाते हैं, वहाँ से कुछ पैसा लेते हैं और उससे कहते हैं कि आपका मूल भी और आपका सूद भी, यानी कि ब्याज समेत आपका पैसा दे दिया जाएगा, आप हमें 2 साल की मोहलत दे दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर गाँव का जो जमींदार होता है बहुत ही स्वच्छ इच्छा वाला होता है, बहुत अच्छा आदमी होता है। वो उनको पैसे दे देता है और फिर वो शादी आराम से हो जाती है। शादी हो जाती है, लेकिन जो सामने वाले रिश्तेदार होते हैं जिनको वो दान दहेज चाहिए होता है, अब वो दिन प्रतिदिन फिर दान दहेज की डिमांड करने लगते हैं। इधर तो इनके ऊपर कर्जा पहले ही चढ़ा हुआ है और अब ये लोग और ज़्यादा दान दहेज की डिमांड करने लगे। अरे, हमने तो इस बाइक के लिए कहा था, तुमने तो ये बाइक दी नहीं, हमने तो इतने सोने के लिए कहा था, तुमने तो ऐसा किया ही नहीं। अब वो लड़कियों को परेशान करने लगते हैं।
दोस्तों, ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर उनके पास एक दिन खुद ही जाता है और जाकर उन लोगों से कह देता है कि आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको चाहिए क्या? जो आपको चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरी बहनों को परेशान करना बंद कर दीजिए। सामने जो इनके रिश्तेदार होते हैं वो बहुत ठीक होते हैं, लेकिन जो लड़कों के पिता होते हैं वो कुछ ऐसी डिमांड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लड़के कहते हैं कि पिताजी, आज के बाद अगर तुमने भैया से कुछ मांगने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम ये तुम्हारा घर ही छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, आज पहली बार इस लड़के को लगता है कि कोई ना कोई तो है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, दरअसल वो उनकी बहनें होती हैं। वो अपने घर वालों को इस तरह से समझाती हैं कि हम लोग गरीब हैं और आप लोग अगर मेरे भैये से, मेरी माँ से इस तरह से पैसे मांगते रहोगे तो वो कर्जे में दबता ही रहेगा और वो किस तरह से उस कर्जे को उतार पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर उन रिश्तेदारों की आंखें बिल्कुल नम हो जाती हैं। वो कहते हैं कि हमें कभी भी कुछ नहीं चाहिए और हम यही चाहते हैं कि तुम्हारा भाई आगे बढ़े, आगे फले फूले। दोस्तों, फिर वो लगातार मेहनत करता रहता है। लगातार मेहनत करने के बाद उस कर्जे को भी उतार देता है। उसका एक छोटा भाई जो होता है, वो छोटा भाई भी अब शादी योग्य हो चला है। अब उसकी शादी के लिए भी उसे पैसे जोड़ने हैं। उसकी शादी के लिए दिन रात मेहनत करता है। अभी पहला ही कर्जा उसके ऊपर बचा हुआ है और अब यहाँ पर छोटे भाई की शादी भी उसे करनी है। तो वो छोटे भाई की शादी की तैयारियों में भी लग जाता है और फिर उसकी शादी भी बड़ी धूमधाम से करता है। एक बहुत ही बड़े घराने में उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, समय बहुत पुराना होता है। उस समय उस लड़के को बुलेट बाइक मिलती है और बुलेट बाइक पाकर वो बड़ा खुश होता है। पूरे गांव में उस बुलेट को लेकर घूमता है। उसे ये तक नहीं पता होता कि तेरे भाई की मेहनत क्या है। और जब उसकी पत्नी आ जाती है ना दोस्तों, तो वो अपने भाई को और अपनी माँ को भी भूल जाता है। उनसे हटकर वो अलग रहने लगता है और अलग रहकर वो तो बस अपने नौकरी के गुरूर में हो जाता है, क्योंकि वो सरकारी नौकर बन जाता है। दोस्तों, उसकी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अंबर तेरे पैरों के नीचे बसा हुआ है, जो तू करेगा वो ही फिट है। लेकिन वो ये तक भूल गया था कि तेरे भाई ने कितनी मेहनत की है, तेरी माँ ने यहाँ तक लाने में तुझे कितनी मेहनत की है। क्योंकि भाई अब भी दिन रात मेहनत करता है, अब भी 14 से 18 घंटे उस फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसे ये सब दिख ही कहाँ रहा है। और वो सारा का सारा कर्जा भाई के ऊपर छोड़कर बिल्कुल अलग हो जाता है। जो ज़मीन होती है उसे भी बांट लेता है और फिर यहाँ पर अलग ही अपनी खेती बाड़ी करने लगता है। भाई के 2 बच्चे होते हैं। भाई उन बच्चों को जैसे तैसे करके पढ़ाने लगता है और एक दिन भाई का बेटा उससे पूछ ही लेता है कि पापा, आपने इतनी मेहनत की, मैंने माँ से सुना है, और फिर भी आपको ऐसा फल मिला, आपको बुरा नहीं लगता? तो वो कहने लगता है कि बेटा, मुझे बुरा क्यों लगेगा, ये सब मेरे कर्मों का दोष है बेटा, इसमें किसी की कोई कमी नहीं है। वो जैसे कर्म कर रहे हैं भगवान उन्हें वैसा ही फल देगा। मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूँ और मैं आगे भी इसी तरह से कर्म करता रहूँगा। अगर कल को तू भी बदल गया तो मुझे फिर भी चिंता नहीं होगी। मुझे यही लगेगा कि मैंने ही कुछ गलत किया है जिस वजह से तू बदला है। दोस्तों, बेटा इतना समझदार होता है। बेटा अपने बापू से कहने लगता है कि बापू, मैं कभी भी नहीं बदल सकता, मुझे पता है तूने कैसे कैसे करके हमें पाला है। दोस्तों, उस दिन के बाद से जो बेटा होता है ना तो ज़्यादा खर्चा कराता और ना ही ज़्यादा वो ऐसे लोगों के साथ बैठता जो ज़्यादातर पैसा उठाया करते हैं। वो बड़ी मेहनत से, लगन से पढ़ता है और लगन से, मेहनत से पढ़ने के बाद वो एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। और जब गांव के लोग, आसपास के लोग उसे पूछते हैं कि बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा किसका हाथ है, तो वो यही कहता है कि ये सब मेरी बापू का दिया हुआ है। अगर मेरे बापू नहीं होते तो आज मैं ये नहीं होता। दोस्तों, बापू का आज सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसने तमाम तरह के रिश्ते देखे, तमाम तरह के नाते देखे, लेकिन किसी रिश्ते नाते में उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो उसे सुकून दे सके। लेकिन आज उसका खुद का बेटा उन सब बातों से सीख लेकर उसे इतनी बड़ी शांति दे जाता है कि चारों तरफ जहाँ भी उस बेटे का इंटरव्यू कहीं होता है तो वो यही कहता है कि आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने बापू की वजह से हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपके दिल को ये कहानी छू कर जाती है
तो एक बार आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। ये घर घर की कहानी है दोस्तों, किसी ना किसी के साथ तो ऐसा भी ज़रूर हुआ होगा। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनों का साथ ज़रूर देकर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।